चलिए बोर्ड पे देखिए, अभी तक की जो कक्षाएं आपने पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पढ़े हैं, अब कुछ मिसलेनियस कुछ ऐसे टॉपिक है जो छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब वो एक आध दो दिन में सब खत्म होने वाले टॉपिक हैं। अभी तक अपने सेंट्रल की स्पेशली अगर बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका, इस सब के बारे में पढ़ लिए हैं, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। सेंट्रल की बात करें तो पार्लियामेंट पढ़ लिए थे, वहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, फिर स्टेट में विधानमंडल, चीफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, सारा चीज़ हो चुका था। अब भाग 5 के अंतर्गत अगर बात करें तो वहाँ पे जुडिशरी छूटा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट। भाग 6 के अंतर्गत भी जुडिशरी छूटा हुआ था, छूटा नहीं हुआ था, वो छोड़ा गया था कि एक ही साथ जुडिशरी पूरा कंप्लीट होगा। न्यायपालिका का टॉपिक एक ही साथ पूरा आता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और भी कुछ स्पेशल कोर्ट्स वगैरह बनाए गए हैं, वो पूरा उसमें आता है। भारतीय संविधान के जो 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसी में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है क्या? न्यायपालिका। जॉली LLB 2 मूवी देखे होंगे तो लास्ट में एक कमेंट आता है, जो न्यायाधीश रहते हैं वो मोटे करके, क्या नाम है उस नेता, मतलब ठीक है, तो उनका एक लास्ट में कमेंट आता है, जब लास्ट में जजमेंट आउट होता है तब उन्होंने, मतलब उनका विचार, उन्होंने बोलते हैं कि देखो भारत की, मतलब भारत में इतने दुख, तकलीफ, परेशानियां, डेमोक्रेसी, ये सब, संविधान की रक्षा, ये सब चर्चा में रहता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो लाखों की संख्या में केस पेंडिंग में है, हाई कोर्ट में भी लाखों की संख्या में केस पेंडिंग में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लाखों की संख्या में केस पेंडिंग में है। एक केस को खत्म होते होते 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी लग जाता है। कभी कभी आदमी की मृत्यु हो जाती है फिर भी जजमेंट नहीं आ पाता है। तो वो बोलते हैं कि मतलब कि भारतीय न्यायपालिका में इतने सारे केस पेंडिंग है, इतनी सारी मतलब बाधाएं हैं। न्यायपालिका की जाकर स्ट्रक्चर देखो तो गोपालगंज कोर्ट तो अभी तो नया नया सब बन गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो ऐसा लगता था कि मतलब जोर से कोई खांस दे तो उसमें से कुछ ऊपर से गिर जाएगा, इस प्रकार से। तो उन्होंने बोला कि मतलब इतनी सारी परेशानी होने के बावजूद भी, न्यायपालिका में इतने सारे दिक्कत होने के बावजूद भी, अगर 2 पक्षों के बीच कहीं भी ऐसा मामला बनता है तो उसको सिर्फ एक चीज़ पर विश्वास रहता है, वो क्या है? न्यायपालिका। मतलब लास्ट में व्यक्ति कहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मतलब मैं आपको कोर्ट में क्या कर लूंगा, देख लूंगा। कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो, सरकार के बीच, पब्लिक के बीच, सरकार पब्लिक के बीच, 2 पब्लिक के बीच, 2 बड़े समुदायों के बीच, लास्ट में ये सारा मामला कौन डील करता है? न्यायपालिका डील करती है, या फिर जुडिशरी इसको क्या करता है? हैंडल करता है, या अपनी व्यवस्था के अनुसार, संविधान के अनुसार इस पर क्या करता है? जजमेंट देता है। इसलिए एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है या एक महत्वपूर्ण संस्था है भारतीय संविधान का, क्योंकि इसको एक तो संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, और साथ ही साथ कानून के हिसाब से जो बेहतर व्यवस्था है उसको, इसको क्या करना है? बहाल रखना है। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सरकार और फिर सुप्रीम कोर्ट के बीच थोड़ा सा विवाद फिर से एक बार, मतलब ये दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सरकार चाहती है कि हमारा थोड़ा सा वहाँ पे रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि नहीं, न्यायपालिका है तो न्यायपालिका पूरी तरह से क्या करे? स्वतंत्र और फ्री होकर क्या करे? काम करे। तो कभी कभी इस दोनों चीज़ों पर विवाद भी हो जाता है। कभी कार्यपालिका चाहती है कि हम अपने पावर का इस्तेमाल करके न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में रखें, कि हमको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और फ्री होकर क्या करे? काम करे। जबकि न्यायपालिका कभी चाहती है कि हम भी मतलब किसी के दबाव में न रहें, संविधान के थ्रू हमको चूंकि पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, तो इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए हमको जो न्याय करने की जिम्मेदारी मिली हुई है, उस न्याय को हम क्या करें? आगे बढ़ाएं। फिर भी दोनों में एक तरफ कार्यपालिका, विधायिका एक तरफ है। भारत की संसदीय व्यवस्था में आपको पता है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही क्या है? भाग है। यानी कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में जितने सारे लोग हैं वो तो सब विधायिका के भी मेंबर हैं। तो एक तरफ कार्यपालिका और विधायिका एक तरफ है, और दूसरी तरफ न्यायपालिका क्या है? एक तरफ है। तो इन दोनों में चेक एंड बैलेंस बना रहता है कि एक तरफ कार्यपालिका, विधायिका चाहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसके मामलों पर हस्तक्षेप करें, जबकि न्यायपालिका भी चाहती है कि हमारा पूरी तरह से फ्री स्ट्रक्चर क्या हो, बना रहे। एक 10 मिनट का वीडियो हम डाले थे अभी कुछ दिन पहले, जब कुछ संविधान दिवस के ऊपर एक प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का एक स्पीच हुआ था। 10 मिनट का एक वीडियो डाले थे, पता ना आप देखते हो कि क्या करते हो, पता भी नहीं चलता है। तो कुछ चुनिंदा वीडियो भी वहाँ पे डाला जाता है, आप उसको जरूर मतलब सीरियसली लेकर वहाँ पे देखें। तब उन्होंने बताया था कि एक वकील का क्या कर्तव्य है, मतलब एक वकील को जनता के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी मतलब नीचे के काफ़ी स्तर से आप जाकर वहाँ पे देखेंगे तो स्पीच में उन्होंने बोला था कि एक वकील के पास व्यक्ति जब जाता है तो लगभग अपना सब कुछ मतलब उसको दांव पे लगा देता है कि हम केस को जीतने के लिए अपना घर द्वार, कभी कभी सब कुछ वो क्या कर देता है? बेच देता है। तो उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मतलब इसको केस को मतलब अच्छा से उसका समाज व्यवस्था को क्या करे? हैंडल करे। फिर न्यायाधीशों को उन्होंने लीड करते हुए बोला कि न्यायाधीशों की भी जिम्मेदारी बनती है कि न्यायपालिका में इतने सारे केस पेंडिंग हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस केस को क्या करे? मतलब आगे बढ़े।
आप देखे होंगे गांव के कोई व्यक्ति, चाहे आपके आसपास न्यायपालिका में एक बार कोई मामला केस फौजदारी हो गया तो बिना काम का वो पैसा खर्च होता है, दो पक्ष भी जाता है। एक तो जब जब हाजिरी लगेगी तब तब उसको सब काम छोड़कर टाइम पे क्या होना है, उपस्थित होना है। वहाँ पे जाइए, एक दो वकील पकड़िए, वकील का 2-4-500 खर्च दीजिए, आपका आने जाने का खर्च, आपका पूरा दिन बर्बाद हुआ। पॉकेट से 1000 रुपये एक दिन में खर्च हो गया तो लगा कि मेहनत का पैसा ये क्या हो गया, चला गया। उसको इस्तेमाल करते आप दूसरे जगह तो उसका फिर दूसरा क्या होता है, बेनिफिट। तो अब जाकर स्पीच देखिएगा, अभी काफ़ी और पीछे जाएंगे। 26 नवंबर के आसपास ये हम डाले थे वीडियो 10 मिनट का, न्यूज़ चैनल पे ही किसी का था, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का स्पीच था, जाकर देखिएगा। न्यायपालिका के बारे में उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से, 10 मिनट का ही स्पीच है लेकिन काफ़ी बेहतरीन उन्होंने बताया है। नेक्स्ट, तो अब पढ़ेंगे हम जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, पूरा इसका वर्क एंड फंक्शन किस प्रकार से कार्य करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर तमाम चीज़ें, इसमें एक एक बात, जनहित याचिका क्या होता है, फिर उसमें आएगा PIL वगैरह, जितना सारा बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का क्या होता है, इन दोनों बातों पर क्या विवाद है सरकार और जुडिशरी के बीच, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक समझेंगे, उसके बाद से फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर नीचे उसको आगे देखेंगे। डैश से लिखे कुछ बातें पहले। भारतीय संविधान में एकीकृत यूनिटरी, इसको बोलते हैं, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, कॉमा, उसके नीचे उच्च न्यायालय, तथा उच्च न्यायालय के नीचे जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नीचे जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय है। पूर्ण विराम, उसी में लिखिए अधीनस्थ न्यायालय है। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम, न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये बनाइए। बनाइए।
हो गया? चलिए बोर्ड पे देखें। अब देखो एक बात लिखे हैं कि क्या को भाई दिख रहा है जी पीछे? अच्छा रुको इसको ऊपर से लगवाया। ठीक है इधर लिखते हैं, अब आप टेंशन ना ले। चलो बोर्ड पे देखो। अब दुनिया में जितनी भी मान लो कि न्यायपालिका में एक तो लिखे हैं कि एकीकृत या यूनिटरी न्यायपालिका है, एक होता है फेडरल न्यायपालिका। जैसे अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ पे फेडरल न्यायपालिका है। फेडरल न्यायपालिका के कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अलग है और यहाँ पे हाई कोर्ट क्या है, अलग है। मतलब हाई कोर्ट की पावर एवं शक्तियाँ वहाँ की स्टेट के संविधान के हिसाब से सारी चीज़ें उसको दी गई है और सुप्रीम कोर्ट वहाँ के जो मेन संविधान है उसके थ्रू इसको प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब कि हाई कोर्ट का डिसीजन सब अलग है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सब क्या है, अलग है। लेकिन भारत में यूनिटरी फॉर्म करने का मतलब कि पहले मान लो कि डिस्ट्रिक्ट सबसे नीचे इसका कौन है, जिला न्यायालय या इसी को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। उसके ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। पूरे भारत में अभी ये 25 हाई कोर्ट है, जिसमें 25वां और लेटेस्ट हाई कोर्ट बना है अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती है वहाँ पे अभी लेटेस्ट वाला बना हुआ है 25वां। नहीं तो भारत में पहले 24 हाई कोर्ट हुआ करते थे। ठीक है, सबसे टॉप पे होता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या इसी को फिर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के भाग 6 में 214 से 232 तक है कौन, उच्च न्यायालय। और भाग 6 के अंतर्गत ही 233 से 237 तक में है क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यूनिटरी फॉर्म होने का मतलब होता है कि एक के द्वारा दिए गए डिसीजन को आप दूसरे कोर्ट में क्या करते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से ये तीनों क्या है, कनेक्टेड है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी जजमेंट आया, आप इसके जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपको इसको चैलेंज करते हैं कहाँ पे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया और आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तब इसी को आप चैलेंज करते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। इस व्यवस्था को हम बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म। जहाँ पे फेडरल होता है वहाँ पे हाई कोर्ट अलग है। हाई कोर्ट को कुछ विशेष मामलों पे जो सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है, तो हाई कोर्ट के मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फेडरल व्यवस्था है और फेडरल व्यवस्था में हाई कोर्ट अलग होता है और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, अलग होता है। लेकिन चूंकि भारत की यूनिटरी फॉर्म है तो यूनिटरी फॉर्म के अंतर्गत जिला न्यायालय के ऊपर है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके ऊपर इसके डिसीजन को आप चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में, फिर इसके डिसीजन को आप चैलेंज करते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप कहाँ पे चैलेंज करेंगे तो वो तो अभी आगे आएगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट में ही खुद अपने निर्णय जो दे दिया है उस पर सुनवाई करता है तो उसका पुनर्विचार याचिका होता है, रिव्यू पिटीशन। तो एक तो खुद सुप्रीम कोर्ट में ही दोबारा आप अपील कर सकते हैं, अदरवाइज राष्ट्रपति के पास ऑप्शन है। कोई सजा वगैरह सुना दिया गया है तो माफी जो क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वहां पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं, राष्ट्रपति भी आपको क्षमा कर सकता है। तो एक दो मुद्दा वहां पे बनता है तो अभी सारी चीजें आगे आएंगी, कोई दिक्कत परसेंट। अब ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप लेकर चले जाएं इंटरनेशनल कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अपनी देश के मामला है तो देश का मामला है तो ये केवल भारत में ही ये क्या होगा, डील होगा, इसका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहाँ चले जाएंगे, द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, भाग 5 अनुच्छेद 124 से 124 से 247। बोर्ड पर देखिए। चलिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे कैसे हुआ, प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ा। अच्छा, भारत की बात करें तो शुरुआत में आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़े होंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 अपना टेरिटोरियल क्षेत्र हुआ करता था। एक तो यहाँ पे बंगाल था, एक यहाँ पे मुंबई था और एक यहाँ पे क्या था, मद्रास था। जब इनको कुछ क्षेत्रों पर इनका अधिकार हो गया तो पीछे आप पढ़ेंगे पॉलिटी में कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये व्यवस्था किया गया था कि कलकत्ता में, यानी जो उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करता थी कलकत्ता, वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की क्या की जाएगी, स्थापना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में उस समय एक सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ, स्थापना हुआ 1774। लेकिन जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, सुप्रीम कोर्ट, इसका जो अधिकार क्षेत्र था, यानी जुरिडिक्शन एरिया बोलते हैं, जुरिडिक्शन एरिया मतलब कि वो कहाँ तक सुनवाई कर सकता है। जैसे प्रत्येक पुलिस स्टेशन का एक जुरिडिक्शन एरिया होता है कि ये पुलिस स्टेशन यहाँ तक अप्रोच कर सकता है, यहाँ तक FIR दर्ज कर सकता है, उसके बाहर होगा तो फिर दूसरा पुलिस स्टेशन उसको क्या करेगा, कवर करे। वैसे न्यायालय का भी होता है कि उसका जुरिडिक्शन, जैसे गोपालगंज कोर्ट है तो गोपालगंज कोर्ट का, गोपालगंज न्यायालय का कहाँ तक जुरिडिक्शन एरिया, तो पूरा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है। अब ऐसा नहीं कि सिवान का कोई व्यक्ति आकर यहाँ पे अपना केस फाइल कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो वैसे ही इसका जो जुरिडिक्शन एरिया था, यानी न्यायिक क्षेत्र था, ये सिर्फ बंगाल में ही था। मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट था वो सिर्फ बंगाल के मुद्दों को ही देख सकता था, या बंगाल के लोग ही इसमें अपना केस फाइल कर सकते थे, बाकी बंबई, मद्रास और आसपास के लोग इसमें अपना केस फाइल नहीं कर सकते। तो इस तरह से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कहाँ पे, बंगाल में। लेकिन इसका कार्य क्षेत्र था वो सिर्फ कहाँ पे था, बंगाल। फिर आगे चलकर अगर बात करें तो 1861 का अधिनियम जब आया, 1861 का एक ब्रिटिश के द्वारा लाया गया, तो फिर मद्रास में, फिर मुंबई में, फिर अलग अलग हाई कोर्ट की स्थापना की जाने लगी। आगे 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, और 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही ये व्यवस्था किया गया था कि इसके तहत अब एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय था जिसकी स्थापना 1937 में किया गया, और इसको नाम दिया गया संघीय न्यायालय। क्या नाम दिया गया, संघीय न्यायालय। तो संघीय न्यायालय इसको नाम दिया गया। अब 1937, अब ये संघीय न्यायालय का पकड़ पूरे भारत के क्षेत्र पे था। बात समझ, ये सुप्रीम कोर्ट जो बना था 1974 में, इसका पकड़ सिर्फ कहाँ पे था, बंगाल में। लेकिन ये जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के थ्रू जब संघीय न्यायालय बना 1937 में जो स्थापित हुआ संघीय न्यायालय, ये दिल्ली में स्थापित हुआ, क्योंकि उस समय कैपिटल ट्रांसफर होकर आ चुका था कहाँ पे, दिल्ली। तो ये संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ 1937 में, और इसका जुरिडिक्शन एरिया जो अब जो है वो पूरे भारत में था, यानी जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश का रूल हुआ करता था उसके पूरे मामले सुप्रीम कोर्ट या संघीय न्यायालय में जा सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी। 1937 से लेकर देश की आज़ादी तक यही संघीय न्यायालय कंटिन्यू करता रहा। फिर आगे चलकर आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद से तो भारत का संविधान, अभी तो संविधान अंडर प्रोसीजर में था, तो संविधान अभी बन रहा था। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो इस संघीय न्यायालय को जितना शक्ति दिया गया था 1937 में, वो सारी शक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को क्या कर दिया गया, प्रदान कर दिया। मतलब ये जो संघीय न्यायालय था जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी, यही संघीय न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नाम से क्या हुआ, जाना गया। और इसके जितने सारे पावर वगैरह थे ये सब ट्रांसफर कर दिया गया किसको, सर्वोच्च न्यायालय। बात समझ रहे हैं ना। तो ये संघीय न्यायालय 1937, आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950, लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ, तो 28 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। न्यायाधीश वगैरह पहुंचे और अपना कार्य वहां से क्या किए, स्टार्ट किए। तो क्या अभी तक बैकग्राउंड इसका समझना हो तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में पहले सुप्रीम कोर्ट बना, जिसका जुरिडिक्शन एरिया सिर्फ कहाँ पे था, बंगाल में। फिर अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट बना और वो हाई कोर्ट अपने हिसाब से सारे फैसले सुनाते थे। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया और इसके थ्रू 1937 में संघीय न्यायालय की क्या की गई, स्थापना। फिर भारत का संविधान बना। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इसी संघीय न्यायालय के तमाम शक्ति अभी के वर्तमान के सर्वोच्च न्यायालय को क्या कर दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया। और फिर 28 जनवरी 1950 से इसका उद्घाटन हुआ और ये अपने वर्क मतलब अपना कार्य करने लगा। कोई दिक्कत, लिखिए इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा लिखिए। पहला नीचे कुछ पॉइंट करके लिखिए। पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में 1774 में कोलकाता में 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका कार्यक्षेत्र सिर्फ बंगाल था, जिसका कार्यक्षेत्र सिर्फ बंगाल था, जिसका कार्यक्षेत्र सिर्फ बंगाल था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई पूर्ण विराम। आजादी के बाद अगला, हाँ उसी में लिखे, आजादी के बाद इस संघीय न्यायालय की सारी शक्तियां, आजादी के बाद इस संघीय न्यायालय की सारी शक्तियां, संघीय न्यायालय की सारी शक्तियां वर्तमान के उच्चतम न्यायालय को सौंप दी गई। सारी शक्तियां वर्तमान के उच्चतम न्यायालय को सौंप दी गई, वर्तमान के उच्चतम न्यायालय को सौंप दी गई, सौंप दी गई। बात समझ में आया? नेक्स्ट लिखिए नोट, नोट लिखिए, नोट। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अब उच्चतम न्यायालय सब पूरा मत लिखो, ऐसे शॉर्टकट में सुप्रीम कोर्ट लिखते चलिए। भारत के उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को, जबकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ, जबकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ, 28 जनवरी 1950 को हुआ। अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारतीय संविधान के भाग 5, भारतीय संविधान के भाग 5, भारतीय संविधान के भाग 5, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक में, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक में, 124 से 147 तक में सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र यानी कार्य क्षेत्र, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि के बारे में बताया गया है, आदि के बारे में बताया गया है। मोड ब्रेक। बात समझ में आए? ये सारी बेसिक बातें अभी आपको नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, उच्चतम न्यायालय का गठन एवं स्थापना, उच्चतम न्यायालय का गठन, उच्चतम न्यायालय का गठन एवं स्थापना। आर्टिकल 124 124 अनुच्छेद 124
अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 डैश देख लिखिए। मूल संविधान में डैश देख लिखिए। मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8। न्यायाधीशों की संख्या 8 ब्रैकेट में एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। पूर्ण विराम। समय समय पर उसी में लिखना है। समय समय पर संसद द्वारा, संसद का नाम सुने हैं, संसद द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। समय समय पर संसद द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। अतः वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। ब्रैकेट में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। 34 है। ब्रैकेट में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। 33 अन्य न्यायाधीश। एक क्वेश्चन लिखिए, जिससे पूछेंगे वो आंसर बताएगा। लिखिए क्वेश्चन, प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखिए। प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में शॉर्टकट लिखिए एससी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का लिखे। निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी संसद। ऑप्शन सी संसद। ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट खुद। सुप्रीम कोर्ट खुद पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। 15 सेकंड सोचिए। सोच लिए? तुम बताओ, उसको दिखाओ, उसको तुम बताओ। नहीं, तुम्हारे पीछे किसके पास? अच्छा, ऊपर लिखे है कि इस मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। मूल संविधान मतलब 1950 में 8 था और अभी हो गया 34। ठीक है बेटा, क्या हुआ जी? नेक्स्ट आगे बोर्ड पे देखिएगा, 1 मिनट बोर्ड पे देखिए। अब देखो 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थे भाई? 8। यानी जब संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ तो न्यायाधीशों की संख्या 8, जिसमें से एक थे भाई कौन? मुख्य न्यायाधीश, और 7 कौन थे? अन्य न्यायाधीश।
कोई दिक्कत परेशानी? अब इसकी क्वालिफिकेशन कैसे नियुक्ति होती है वो सारी चीजें अभी आगे आएंगी। अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं। फिर आगे चलकर 1956 में एक अधिनियम पारित किया गया, न्यायाधीश एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अधिनियम 1956। क्या नाम दिया गया? सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अधिनियम 1956। अब इस सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अधिनियम 1956 के माध्यम से ये जो न्यायाधीशों की संख्या 8 थी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10। कब? 1956 में। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, तब न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितना था? 8। एक थे मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। 1956 में पार्लियामेंट के द्वारा एक अलग से कानून बना, संविधान में ये संशोधन नहीं है, अलग से कानून बना सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अधिनियम 1956, और ये व्यवस्था कर दिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट में 8 नहीं, कितने न्यायाधीश होंगे? 10। 10 में जाहिर सी बात है कि 1 प्लस क्या होंगे? 9। एक होगा मुख्य न्यायाधीश और 9 होंगे अन्य न्यायाधीश। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलकर इसको 10 से बढ़ाकर कर दिया गया 25 किया गया, तो 1 + 24 होंगे, यानी एक होगा मुख्य न्यायाधीश और बाकी होंगे अन्य न्यायाधीश। आगे चलकर इसको 25 से बढ़ाकर किया गया 31, तो 31 होगा तो 1 प्लस क्या होगा? 30, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। अभी लेटेस्ट में इसको बढ़ाकर कर दिया गया है कितना? 34। अब 34 में अगर बात करें तो 1 प्लस कितना? 33, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। तो 3, 4, 5 बार सबसे पहले न्यायाधीशों की संख्या 8, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना था? तो 8। अन्य न्यायाधीशों की संख्या तो 7, तो टोटल पूछेगा तो 8, अन्य पूछेगा तो 7। अब इसको बार बार बढ़ाकर, संविधान में संशोधन नहीं किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अधिनियम 1956 में संशोधन करके 8 से 10 किया गया, 10 से 25 किया गया, 25 से 31 किया गया, और 31 से अभी कितना कर दिया गया? 34। ये कोई संविधान में संशोधन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अधिनियम 1956 में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया गया है, और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 34, जिसमें एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 है अन्य न्यायाधीश। जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, 50वें मुख्य न्यायाधीश अभी बने हुए हैं, 15th 50 से DY चंद्रचूड़, ये बने हुए हैं DY चंद्रचूड़। बात समझ रहे हैं ना? ये 50वें मुख्य न्यायाधीश भारत के बने हुए हैं, ठीक है। यानी देश की स्वतंत्रता के पश्चात जब 28 जनवरी 1950 को जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ, तब से लेकर 2022 तक 50 लोग बन चुके हैं अभी तक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिसमें से 50वें बने हैं DY चंद्रचूड़, अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले ये बने हुए हैं। इनके पहले जो 49वें थे यू ललित थे, 49वें मुख्य न्यायाधीश, जो अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं, और 50वें बने हैं कौन? DY चंद्रचूड़। कोई दिक्कत परेशानी? और बाकी 33 क्या हैं? 33 क्या हैं? अन्य न्यायाधीश। कोई दिक्कत? अब ये लोग फंक्शन, ये लोग काम कैसे करते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट के कोई मामला जाएगा तो आपको क्या लगता है ये 34 लोग एकदम लाइन से बैठे होंगे और इधर से मामले की सुनवाई होती होगी? ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है फिर? कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जाता है तो ये सबसे पहले जाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास। कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस दायर होता है या कोई भी मामला जाता है तो सबसे पहले किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास। अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश डिसाइड करता है कि इस केस को कौन सुनेगा। अब इन 33 लोगों में से या खुद सुनेंगे, तो छोटा मोटा मतलब केस है, तो मान लो कि 34 केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में, तो 34 लोग बोल देंगे कि एक एक लोग सबको सुनवाई करेगा एक एक पे। तो एक आदमी बैठेगा, पता चला कि इनका केस है, चलिए ए नामक न्यायाधीश, तब तक बोला कि इनका केस है तो बी वाला सुनेगा, इनका केस है तो सी वाला सुनेगा। तो सब लोग पर्सनल मतलब ये केस को क्या करते हैं? सुनवाई करते हैं। इसका डिसीजन कौन लेता है कि कौन से व्यक्ति किस पे सुनवाई करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य। मान लीजिए कि अयोध्या का मामला गया, राम मंदिर का इशू वाला मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा। अब देखिएगा कि इस मामले को किसको हैंड ओवर करना है, तो इन 34 बाकी 33 और अपने खुद, इन 34 में से किसके पास ये मामला जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या करता है? डिसाइड करता है। अगर मामला बड़ा है, मान लीजिए कि जैसे अयोध्या जैसे इशू वाला मामला चल रहा है, तो अकेले नहीं हो सकता है कि एक या एक से अधिक न्यायाधीशों को ये क्या कर दिया जाए? ट्रांसफर कर दिया जाए। तो बोलेगा कि भाई इसमें एक न्यायाधीश नहीं सुनवाई करेंगे, इसमें 2, 3, 4, 5, 10, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने न्यायाधीश इस पर क्या करेंगे? सुनवाई करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? मान लीजिए कि 5 और 5 से नीचे है न्यायाधीशों का ग्रुप, 5 से नीचे है, 1, 2 है, 3 है, 4 है,
5 से नीचे है तो इसको बोलते हैं कि ये पीठ का गठन किया गया है। मान लीजिए कि 2 लोगों का तो दो सदस्यीय पीठ का गठन किया गया है, 3 लोगों का है तो 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया गया है, 4 लोगों का है तो 4 सदस्यीय पीठ का गठन किया गया है। जैसे ये 5 और 5 से प्लस हो जाएंगे तब इसको हम बोलते हैं संवैधानिक पीठ का क्या किया गया है, गठन किया गया। कितने? 5 और 5 से ऊपर। तो ऐसे मामले जो बड़े बड़े लेवल के मामले होते हैं वही 5 या 5 से अधिक मतलब न्यायाधीशों के हाथ में सौंपे जाते हैं। छोटे मोटे मामले तो सिंगल न्यायाधीश उसको डील कर लेता है। अब देखो, अब ऐसा नहीं बात है कि मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया इसमें से किसी व्यक्ति को कि ये मामले की सुनवाई कर देना। अब वो जजमेंट दिया तो ऐसा नहीं कि फिर से उसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं सुने इसलिए इसको नहीं मानेंगे। मुख्य न्यायाधीश सुने, चाहे ये 33 में से कोई एक ही सुने, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। बात समझ रहा है ना? ऐसा नहीं कि ये सबसे जूनियर वाला न्यायाधीश इस 33 में से 34 में से जो सबसे जूनियर था उसने हमारे केस की सुनवाई किया है और इनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसलिए हम इसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सुनवाना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो कोई सिंगल न्यायाधीश भी इस मामले को देखता है तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। वो न्यायाधीश का जजमेंट नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना? 5 या 5 से ऊपर हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम संवैधानिक पीठ का क्या किया गया है, गठन किया गया है। जैसे अयोध्या का इशू हो गया और भी किसान का इशू हो गया, ऐसे कुछ मुद्दों पर संवैधानिक पीठ या बड़े बड़े लेवल का गठन किया जाए। अब यहाँ पे कैसे डिसीजन होगा? मान लीजिए कि 5 लोगों को अयोध्या भूमि विवाद पर 5 लोगों की संवैधानिक पीठ गठन कर दिया गया। तो इसमें सामान्यतः सम संख्या को ही ज्यादातर रखा जाता है। 5 और 5 से प्लस होता है तो सम संख्या का। अब सबका विचार तो सेम होगा नहीं, हो सकता है कि कोई तमाम सबूतों एवं गवाहों को मद्देनजर रखते हुए किसको लगे कि नहीं मतलब इसके पक्ष में देना है, 1-2 को लग रहा है कि नहीं इसके विपक्ष में देना है। बात समझ रहे हैं ना? तब यहाँ पे बहुमत से फैसला लिया जाता है। बहुमत से यहाँ पे फैसला लिया जाता है कि मतलब 3 लोग जिधर होंगे यस में फैसला दे दिए तो यस में वोटिंग चला जाएगा, अगर 3 लोग नो में दे दिए तो नो में चला जाएगा। अभी लेटेस्ट में कोई जजमेंट आया था EWS के ऊपर, तो EWS के ऊपर पे भी शायद 5 लोगों का संवैधानिक पीठ गठन किया गया था कि EWS होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सरकार जो रिजर्वेशन दी है जनरल क्लास के अंतर्गत 10%, इसको सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार के जजमेंट को चैलेंज किया गया। 5 लोगों का संवैधानिक पीठ गठन किया गया जिसमें खुद मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल थे। इसमें से 3 लोगों का मानना था कि नहीं EWS की व्यवस्था सही है, ये लागू होना चाहिए, जबकि 2 लोगों का मानना था कि नहीं ये गलत है, मतलब ये गलत रिजर्वेशन दिया गया है, ऐसा नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 लोगों का विचार नहीं काम कर रहा है तो ये रद्द कर देना है। 3 लोग इसके चूंकि पॉजिटिव में है, सॉरी इसके पक्ष में है, तो ये कौन सा लागू होगा? पक्ष वाला ही लागू होगा। भले 2 लोग नाखुश हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 लोग इसके क्या है, पक्ष में। अभी तक भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ गठन किया गया केशवानंद भारतीवाद 1973। आगे भी इसमें आएगा केशवानंद भारतीवाद, इसको बोलते हैं 1973। ये केशवानंद एक व्यक्ति थे जो केरल में एक मठ चलाते थे। मठ के मतलब मठाधीश हुआ करते थे। भारत का जो संपत्ति का अधिकार अधिनियम था, संपत्ति का मौलिक अधिकार था, तो इनके संपत्ति के कुछ मौलिक अधिकारों को सरकार जब छीन उनके मठ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर ली, तब इन्होंने केरल हाई कोर्ट में अपना केस मतलब डाला था वहाँ पे। तो इसको बोला जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। फिर अंततः ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और अब तक का सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा बेंच का गठन किया गया था। 13 न्यायाधीशों की बेंच, मतलब 13 न्यायाधीशों का संवैधानिक पीठ इस केशवानंद भारतीवाद 1973 में क्या करी थी, बैठी हुई थी। कोई दिक्कत परेशानी? फिर यहाँ पे जजमेंट 7-6 से फैसला आया, यानी 7 लोगों ने इसके पक्ष में दिया और मूल ढांचे का सिद्धांत यहीं से आया और 6 लोगों ने इसके क्या दिया, विपक्ष में। तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 लोग इसको विपक्ष में दिए तो इसको खारिज नहीं है, 7 वाला क्या हुआ, लागू हुआ। तो बहुमत के आधार पर क्या किया जाता है फैसला। अगर सिंगल है तो वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं है। सामान्यतः विषम संख्या को ही रखा जाता है कि ज़्यादा दिक्कत परेशानी न हो। ना तो सम रख दिया जाएगा 4 तो 2 इधर 2 इधर, तो फिर मामला फंस जाएगा भाई, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए सामान्यतः सम संख्या को रखा जाता है, तभी विषम संख्या को रखा जाता है। तो अभी तक क्या समझे कि सुप्रीम कोर्ट की पूरा बैकग्राउंड क्या था, कब से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझे, फिर 1935 का अधिनियम, फिर संघीय न्यायालय, फिर वही 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट और सारा पावर उसको हैंडओवर किया गया। उसके बाद समझे जब संविधान बना था तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या थी 8, इसको समय समय पर बढ़ाकर कर दिया गया कितना, 34, वर्तमान में कितना 24, ये 34 है। जो भी मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास जाता है, जो रोस्टर तैयार करता है पहले कि कौन सा मामला कौन व्यक्ति देखेगा। इस पे थोड़ा सा विवाद भी बीच में हो चुका था,
जब केसवा ये सब अयोध्या मामला वाला सब जजमेंट सब आ रहा था, तो उसी समय 4 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकले, जिसमें ये और भी लोग थे। चारों न्यायाधीश ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको बात बोल दिया कि थोड़ा सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला ठीक नहीं चल रहा है और भेदभाव हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट मामले सब किसी और को मतलब एक खास न्यायाधीश को ही पास जा रहा है और बाकी मामले जो छोटे मोटे मामले वो हम लोगों के पास आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो ये मामला भी काफ़ी प्रेस में चर्चा में रहा कि भारत की न्यायपालिका में भी धोखाधड़ी होने लगेगा तो फिर जनता कहाँ जाएगी भाई, ठीक है। ये तो मतलब धोखाधड़ी का लास्ट लेवल, मतलब ये इसको काम ही सौंपा गया है न्याय करने का, अब इसमें भी धांधली चलने लगे तो फिर तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर जनता का कोई मतलब नहीं रह जाए। तो इस पर काफ़ी थोड़ा सा मतलब ये भी हुआ कि कैसे न्यायाधीश ऐसे कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कोई दिक्कत परेशानी। फिर भी भारत की न्यायपालिका में आपको पता है कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है केस को सुनवाई। फिल्म उलिम भी देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे पूरा एकदम किस तरह से ज़्यादा समय लगता है। अमरीश पुरी के मूवी में ज़्यादा दिखता है। अधिकांश केस में तो गवाह पहुंचता ही नहीं है कोर्ट तक, गवाह को बीच में ही क्या कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। हेलो, वोट पे देखो, वोट पे। तो ऐसा मामला चलते रहता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भारत की न्यायपालिका उसका ध्येय है कि कहने का मतलब इतना समय क्यों लगता है, तो एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी से जांच पड़ताल किया जाता है। ऐसा नहीं कि इमोशन में आकर और आपने जजमेंट दे दिया कि नहीं ये इसको फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। 10-20 लोग आकर किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट के बोलेगी ना फांसी की सज़ा दो, फांसी का सज़ा दो, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उठा उसके ऊपर बोलेगा नहीं फांसी की सज़ा दिया जाए। ऐसा इमोशंस पे काम नहीं करता है न्यायपालिका। न्यायपालिका डॉक्यूमेंट और कागज़ पे विश्वास करती है और उसका एविडेंस पे मेन काम रहता है। एविडेंस आप दिखाइए, उसके हिसाब से क्या होगा, काम होगा। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि भारत की न्यायपालिका का मानना है कि 100 दोषी छूट जाए, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत मतलब ज़्यादा मतलब इससे दुख नहीं, लेकिन किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरी चीज़ों को अच्छी तरीके से वेरीफाई करके जांच पड़ताल करके फिर प्रक्रियाओं को क्या किया जाता है, फाइनल किया जाता है। भले दोषी छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सज़ा न हो, नहीं तो फिर निर्दोष का सज़ा हो जाएगा तो फिर आप जानते हैं भाई क्राइम भी नहीं किया और उसको सज़ा भी 2-4-5 साल जेल में रहना पड़े तो उसका फ्रस्ट्रेशन आप ही मतलब आप समझ सकते हैं। आप तो गए नहीं तो समझेंगे। लेकिन नेक्स्ट देखिए आगे लिखिए, इसको लिख लीजिए, इसको नोट करके लिखिए, नोट लिखिए, नोट। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अधिनियम 1956 के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अधिनियम 1956 के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अधिनियम 1956 के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। 1956 में संशोधन कर, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अधिनियम 1956 में संशोधन कर, 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। वृद्धि की गई है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट लिखिए, योग्यता। कौन से व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा, आप योग्य हैं कि नहीं, देखिए लिखिए योग्यता। अनुच्छेद 124(3) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता लिख रहे हैं, एक मिनट रुकिए। योग्यता आर्टिकल 124 क्लॉज 3, आर्टिकल 124 क्लॉज 3 योग्यता। अब ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मतलब क्या, 1+34 और 33 ये सब के लिए बात हो रहा है। ऐसा नहीं कि मुख्य न्यायाधीश के अलग अन्य न्यायाधीश के लिए अलग, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 3400 न्यायाधीश के बनने की योग्यता क्या है, एक ही समान है। लिखिए, डैश देखे। सुप्रीम कोर्ट में जो संख्या बढ़ाया जा रहा है हमेशा मतलब संसद के द्वारा ही शुरू, मतलब संसद के द्वारा होगा, कभी संविधान से नहीं होगा। अब अलग से ये कानून है ना, कानून बना दिया, कभी भी ऐसा कोई बात नहीं है। अब संसद के पास अधिकार है। नहीं, संविधान न्यायाधीश अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है, संविधान में संशोधन नहीं किया गया है। कभी भी वैसे ही नहीं होगा। अब सरकार इसको खत्म कर देती है, 1956 वाला इसको खत्म करके बोलती है नहीं, संविधान संशोधन करके लिखवा देती है कि 35-34 नहीं 40 होगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर, आराम से कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलो जी, कुछ कह रहे हो?
ये सुप्रीम कोर्ट के मतलब न्यायाधीशों की जो अधिनियम 1956 में बना, हाँ तो वो संसद द्वारा ही बनाया गया होगा। यस और उसमें संशोधन करने के भी, क्योंकि संसद के पास ही है, संशोधन करना तो संसद के पास ही। तो पूछ क्या रहे हो भाई? तो नेक्स्ट डैश देखेंगे उच्चतम न्यायालय में, हेलो डैश देख के लिखिए उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, हेलो हेलो डैश देख के लिखिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित अहर्ताएं, मतलब संवैधानिक भाषा है अहर्ताएं, संविधान में ये लिखा हुआ है अहर्ताएं होनी चाहिए या योग्यताएं होनी चाहिए। निम्नलिखित अहर्ताएं या निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। डैश क्या योग्यता होना चाहिए भाई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए? देखिए आप योग्य हैं कि नहीं, पहला पॉइंट लिखिए। उससे भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑफ कोर्स आप भारत के नागरिक हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, परंतु पहला पॉइंट उससे भारत का नागरिक होना चाहिए, उससे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहला तो नागरिकता चाहिए आपका, भारत का पहला हो गया, भारत का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा का 3 पॉइंट है, क ख है और ग है, तीनों में से कोई एक चाहिए, तो लिखिए दूसरा का क। पहला है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा लिखिए दूसरा का क लिखिए उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम, उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। आपके पास ये व्यवस्था नहीं है। उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए। आप इसके योग्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नाखुश मत होइए। या करके लिखिए ख, देखिए ख पूरा करते हैं कि नहीं आप। तीनों में से कोई एक ही चाहिए, ठीक है। पहला तो चाहिए भारत का नागरिक, लेकिन दूसरा उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश। या ये नहीं है तो दूसरा का ख आपके पास है तब भी चलेगा। दूसरा का ख लिखिए, उसे उच्च न्यायालय, उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में, उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में, मतलब एक से अधिक उच्च न्यायालयों में, उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। नाखुश मत होइए, अभी एक और व्यवस्था है, 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। अब आप तो एडवोकेट है नहीं, वकील आप, तो फिर आप मतलब अब देखिए एक होता है लेयर, मतलब मान लीजिए आप 4 साल का वो जो कोर्स आता है ये जुड़े लॉ वाला, वो आप पढ़ते हैं तो एक छोटा मोटा मतलब वो लेयर बनते हैं आप, मतलब वो क्या जो आप देखते हैं कि वो 100-200 रुपया लेकर वो कोर्ट पान के जाके केस वगैरह डायल कर मतलब डील करते हैं। हम चले जाएंगे गोपालगंज न्यायालय में। एक होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप ऑथोराइज्ड हो गए, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तब आप एडवोकेट ये वाला जाने जाते हैं, जो भी लिखवाएं कि 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट, दोनों में से कोई आपके पास नहीं है। तीसरा ग आपके पास होगा तब भी आप बन सकते हैं। या करके लिखिए ग। राष्ट्रपति के विचार में, राष्ट्रपति के विचार में उसे प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए, मतलब कानून के जानकार। राष्ट्रपति के विचार में उसे प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए, प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए। जब द्रौपदी मुर्मू जी को लगता हो कि आप थोड़ा सा कानून का अच्छे जानकार हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं, जिनका वेतन 2,30,000 है, अभी शायद 2,25,000। अन्य न्यायाधीश कितना है जी? 2.5 लाख है। 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश का। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे, हेलो, पर मंथ, नॉट सालाना। बोर्ड पे देखिए, हेलो, वो भी बिना टैक्स फ्री, टैक्स भी नहीं लगता इससे। बोर्ड पे देखिए, हेलो, 2 बात लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। 1+33, पूरे 34 लोगों का बात हो रहा है। 34 लोगों में
सबसे पहला अगर बात करें, सबसे पहला पॉइंट तो लिखा है कि उसको भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। बस नीचे 3 बात दिया हुआ है, तीनों में से कोई एक फॉलो करना चाहिए। चाहे आप किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, चाहे आप 10 वर्ष तक एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में आप क्या हो, वकील हो, या फिर ये दोनों में से कोई नहीं हो, फिर भी राष्ट्रपति को लगता है कि आप कानून के अच्छे खासे जानकार हैं, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। क्या लिखे हैं कि राष्ट्रपति के विचार में प्रख्यात न्यायविद हो, मतलब कानून का अच्छा जानकार हो। राष्ट्रपति के विचार मतलब तो आप ही समझते हैं, आर्टिकल 74 ये मंत्रिपरिषद के सलाह से होता है। तो मंत्रिपरिषद के सलाह से जो विचार, मतलब मंत्रिपरिषद के विचार में जो प्रख्यात न्यायविद हो तो भी बन सकता है। तो दोनों कंडीशन क्या है, अप्लाई है। कहीं न्यूनतम उम्र इसमें लिखवाया गया है, कोई नहीं न्यूनतम उम्र है। इसलिए इस बात से आप ना खुश ना होइए कि हम 20 साल का नहीं हुए हैं, 25 साल का नहीं हुए हैं। इसमें न्यूनतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, अधिकतम है लेकिन न्यूनतम नहीं है कि आप कितने साल का व्यक्ति होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनेगा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर इस सबके लिए है कि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए, वैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। अधिकतम है 65 वर्ष तक, वो आगे देखेंगे कि ये 65 वर्ष के साथ क्या कंडीशन है, लेकिन न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम नहीं आयु है, जबकि नेताओं के लिए कोई अधिकतम आयु नहीं है। दोनों में उल्टा समझ लीजिए आप, न्यायाधीश बनने के लिए नो न्यूनतम आयु और नेता बनने के लिए नो अधिकतम आयु। बात समझ रहे हैं? जैसे राष्ट्रपति बनना है तो उसका कोई अधिकतम आयु नहीं है, प्रधानमंत्री बनना है कोई अधिकतम आयु नहीं है कि 60 साल का हो जाएगा उसके बाद से प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। 100 साल के बाद भी आपका बहुमत है लोकसभा में तब भी आप बन सकते हैं, 105 साल के बाद भी आपका बहुमत है, चश्मा लगा के भले काम करते हो फिर भी आप प्रधानमंत्री क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। नेक्स्ट ठीक है, आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों के बाहर देखोगे जी कोई आया हुआ है, न्यायाधीशों, हाँ हेडिंग है न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 124(2) न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति नियुक्ति अनुच्छेद 124 क्लॉज 2, अनुच्छेद 124(2) 124(2) बोर्ड पे देखिए, इसको आज समझ लीजिए कल लिख लीजिएगा। बोर्ड पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश है भाई, अभी 34, 1 + 33, मतलब एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 है, काल लपेटने लगा जी, रुको ना, एक है मुख्य न्यायाधीश, 33 है अन्य न्यायाधीश। अब इनकी नियुक्ति कैसे होगी इस बात पे, तो संवैधानिक अगर व्यवस्था की बात करें तो संविधान में शुरुआत में लिखा था कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है दूर दूर तक, कोई दिक्कत परेशानी। न्यायाधीश की नियुक्ति होगा वो कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन मुद्दा ये बनता है कि राष्ट्रपति कैसे करेगा भाई, मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा या कोई और व्यवस्था अप्लाई होगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के सोचिए, अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से करने लगे अकॉर्डिंग टू 74, तो पता चला सरकार का ही सब लोग जाकर न्यायाधीश बन गए हैं। बात समझ रहे हैं ना, अमित शाह का पुत्र न्यायाधीश बन गए हैं, राजनाथ सिंह का पुत्र सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश बन गए हैं, उसी में से मोदी जी का कोई खास दोस्त होगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन गया है। पता चले कि कोई भी मामला सरकार का जा रहा है, सब इज्जत बरी होते जा रहा है सब, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना, तो लॉजिक तो समझ में आता है कि यद्यपि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा लेकिन ये सलाह किसका लेगा, तो दो बातें, मंत्रिपरिषद का सलाह यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि पता चले कि पूरा न्यायपालिका इधर से उधर तहस नहस हो गया। इसलिए इसमें सामान्यतः कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सलाह, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सलाह से इनकी क्या होगी, नियुक्ति होगी। कोई दिक्कत परेशानी? तो अब देखो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सलाह पर नियुक्ति होगी। अब वर्तमान तो ये व्यवस्था चलता रहा, फिर आगे चलकर ये लोग अपना सलाह देकर कुछ लोगों का लिस्ट भेजते थे, वो जाता था किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि जाते जाते सिग्नेचर मार देगा, नहीं, वो भी जांच पड़ताल करने के लिए रख लेता था और इसमें सलाह के लेता था किसका, मंत्रिपरिषद का भी। मतलब थोड़ा बहुत हस्तक्षेप इसमें किसका है, मंत्रिपरिषद का भी है। जैसे अभी क्या व्यवस्था है, तो अभी का देखो, मुख्य जो न्यायाधीश है इसमें तो व्यवस्था कर दिया गया, शुरुआत से ये चलते आ रहा था कि जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत वही भारत का मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा।
भारत का मुख्य न्यायाधीश बोले, इसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत का प्रधान न्यायाधीश बोले, या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोले, या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बोले, सब बात एक बराबर है। ऐसा नहीं कि हम लिखा कर भेजे इधर से कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, और आप बाहर जाकर कोई पूछे भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है तो आप चौंक जाए, भाई सुप्रीम कोर्ट और भारत में अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है, वही भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो मुख्य न्यायाधीश था, इसका व्यवस्था चल रहा था कि जब से संविधान लागू हुआ 1950 में, तब से व्यवस्था चल रहा था कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है या सीनियर मोस्ट न्यायाधीश है, मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि 1950 में मान लीजिए कि 8 न्यायाधीश थे टोटल। अब 8 न्यायाधीशों में जो सबसे सीनियर होगा, सीनियर कहने का मतलब कि वो एज से नहीं होता है, आपने सुप्रीम कोर्ट में कितना दिन तक काम किया इस पे आपका सीनियरिटी क्या होता है, तय होता है। आप सरकारी सर्विस में भी जाते हैं, आप मान लीजिए कि 25 साल पे ज्वाइन किए, कोई 21 साल पे ही ज्वाइन कर लिया तो आपसे सीनियर कहलाएगा। 21 साल पे ज्वाइन किया, 1 साल उसने काम कर लिया है, आपने 25 वर्ष पे अभी हाल ही में ज्वाइन कर लिया तो आपसे सीनियर कहलाएगा। प्रमोशन होगा तो पहले उसकी बारी आएगी तब आपकी बारी आएगी, बात समझ रहे हैं। तो आपने कितना दिन तक काम किया उससे सीनियरिटी तय होता है कि आप कितने सीनियर हैं। तब इन 8 न्यायाधीश में तो उस समय तो कोई विशेष व्यवस्था नहीं। अब इसमें से जो सबसे सीनियर था वो क्या बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। देश की आज़ादी से लेकर 1973 तक ऐसे ही व्यवस्था चलता रहा कि जो सबसे सीनियर होगा वही बनेगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। परंतु इंदिरा गांधी का काल चल रहा था, 1971 में ये लोकसभा चुनाव जीत कर आई हुई थी। 1973 में केशवानंद भारती बात पे जजमेंट आया था, बताए थे 7-6 के मतलब बहुमत से आया हुआ था, मतलब 7 लोग सरकार के खिलाफ वोटिंग किए थे और 6 लोग सरकार के पक्ष में। मतलब ये जो मुद्दा था ना, वो इंदिरा गांधी की अपनी संविधान संशोधन की कुछ पावर को सीमित करने के लिए ये केशवानंद भारती बात गया था। तो ये 6 लोगों ने इसके विरोध में वोटिंग किया था और 7 लोगों ने इसके पक्ष में। मूल ढांचा का सिद्धांत आया जो सरकार के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक था। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट के जब न्यायाधीशों की बारी आई तो इसमें तो वही था कि भाई टॉप सीनियर जो होगा उसको नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने यहाँ पे ऊपर के 3 न्यायाधीश 1, 2 और 3 को इन्होंने इग्नोर मार दिया और चौथे स्थान पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था A.N. रे। इन 3 सीनियर मोस्ट जजों को इन्होंने इग्नोर मारा और ये चौथे व्यक्ति A.N. रे को इन्होंने बना दिया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इनको क्यों बनाया भाई, ये क्यों इतना खास थे? तो अभी खास नहीं थे ये जो 6 लोग विरोध में मतदान किए थे ना, उसमें से एक व्यक्ति कौन थे? A.N. रे थे। बात बाउंसर चला जा रहा है, लग रहा है कि मामला उलझ रहा है, मामला सुलझा रहे, आप टेंशन न लीजिए, ठीक है। समस्या का सब समाधान है। बोर्ड पे देखो, केशवानंद भारती बात जो आया था 1973 में, ये फंडामेंटल राइट्स को, संपत्ति का अधिकार एक संविधान के थ्रू दिया गया था जिसमें व्यवस्था था कि कोई भी मतलब मौलिक अधिकार की तो खास बात है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा, फुलफिल करवाएगा। संविधान में संशोधन करके कुछ इंदिरा गांधी ने व्यवस्था कर दिया था कि जब भी हम DPSP को लागू करेंगे, DPSP को लागू करते समय हमको मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार होगा, सरकार चाहे तो मौलिक अधिकार को कम भी कर सकती है। इसी मुद्दे को चैलेंज किया गया कि सरकार मौलिक अधिकार को कम कर सकती है कि नहीं, संशोधन करने का अधिकार है कि नहीं, ये तमाम चीज़ों पे। तभी सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती वाद का जजमेंट आया जिसमें मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार के पास ये अधिकार है कि संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के किसी भी भाग, किसी भी प्रावधान, किसी भी अनुच्छेद, किसी भी अनुसूची में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी जो इसका बेसिक फीचर है, पीछे भी कुछ बताए होंगे, आगे भी इसके बारे में आएगा, वो उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और 6 लोग इनके पक्ष में, ये 7 लोग इनके मतलब इस केस के पक्ष में, मूल ढांचे के सिद्धांत के पक्ष में वोटिंग किए थे और 6 लोग इसके विरोध में थे कि मूल ढांचे का सिद्धांत वगैरह कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जो 3 लोग थे, ये 7 में से 3 लोग थे, बात समझ रहे हैं ना। और ये जो 6 लोग में से 1 लोग थे कौन? A.N. रे, जो सरकार के लगभग मतलब ये मूल ढांचे के विरोध में। तो इंदिरा गांधी ने इन तीनों को इग्नोर मारा और इन A.N. रे को बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ऐसी पहली दफा हुआ कि अब सरकार की भी पकड़ अब सुप्रीम कोर्ट पे क्या हो गया, कायम हो गया। क्योंकि A.N. रे माना जाता था कि ये प्रो गवर्नमेंट थे, मतलब गवर्नमेंट के साथ और कुछ इनका मतलब ठीक ठाक था मतलब कंडीशन, तो A.N. रे बन गए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 1975 में जब ये रिटायर हुए तो इस प्रक्रिया को, सीनियरिटी को एक बार फिर से उल्लंघन किया गया और टॉप सीनियर जो जज था उस आखिर बाद में 3 लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। जैसे ये बने ना तो ये 3 लोग त्यागपत्र, भाई अब हमारे से जूनियर आकर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन जाएगा, उसका हमको आगे का पालन करना कैसे पॉसिबल है। तीनों
इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। तो एन रे 1975 तक इन्होंने काम किया। फिर 1975 में क्या हुआ कि एक और व्यक्ति थे जो सीनियर मोस्ट जज थे, उनको इंदिरा गांधी ने बनाकर एच.सी. बेग करके एक व्यक्ति थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया। तो 2-3 बार इस व्यवस्था का क्या हुआ, उल्लंघन हुआ। 1993 में सेकंड जजेस केस एक गया सुप्रीम कोर्ट में 1993 में, और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि देखो भाई, अब से सुप्रीम कोर्ट का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो सीनियर मोस्ट ही होगा और ये बाध्यकारी है, इसमें सरकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। बात समझ में आया कि जो सीनियर मोस्ट जज है वही नियुक्त होगा, और ये 1993 से क्या बना दिया गया, बाध्यकारी बना दिया गया। जो भी अब सरकार होगी वो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है उसी में जो सबसे सीनियर होगा उसको बना दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो यू ललित जब बने सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो बाकी 34 में ये क्या थे, सबसे सीनियर थे। उसके बाद से जो न्यायाधीश अभी बने हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, बाकी सब में से क्या थे, सीनियर थे। तो अब तो ज्यादा लफड़ा ही नहीं है। अब मान लीजिए डी.वाई. चंद्रचूड़ हटेंगे तो बाकी जो है उसमें से जो सीनियर होगा वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सरकार के पास भी ज्यादा झमेला नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी। 1993 से इसको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। बाकी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ क्या कंडीशन है ये कल डिस्कस होगा। धन्यवाद।